Hello students, my name is Saurav Singh and I am here with the first chapter of History class 10th, that is the rise of nationalism in Europe. This is the first lecture of this chapter, and today the topic that I will be covering is an introduction to the chapter. Why introduction is necessary? Because when we talk of history, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा, कोई भी चीज़ डिसकनेक्टेड नहीं होता, सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं. कोई इवेंट जो आप पहले पढ़े हुए हो, अब जो नया पढ़ रहे हो, सब आपस में इंटरलिंक्ड है. दिस चैप्टर इज़ बेसिकली लिंक्ड विद द चैप्टर दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. आज हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को समझने का. इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, व्हाट वी हैव टू स्टडी. अगर हम फर्स्ट चीज़ बात करें, द फर्स्ट थिंग इज़ टू स्टडी अबाउट द टॉपिक इटसेल्फ. सबसे पहले हम कोशिश करते हैं समझने का कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना क्या चीज़ हम लोग को कवर करना है. अगर हम बात करें फर्स्ट थिंग, सी द हेडिंग. जो पूरे चैप्टर का टाइटल है वो क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. दैट मीन्स हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कैसे नेशनलिज्म का कंसेप्ट यूरोप में फैला. अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग ये तो मालूम चल गया हम लोग को पढ़ना क्या है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, बट नेशनलिज्म होता क्या है ये समझना हम लोग को. आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग को जो चीज़ समझना है अभी, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, कैसे यूरोप में फैला. उससे पहले नेशनलिज्म क्या है, तो सिंपल इसको लिखिए यहाँ पे, देखिएगा नेशनलिज्म. अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा, दैट इज नेशन. एक नेशन टर्म मिलेगा. कह सकते हैं नेशनलिज्म समवट और द अदर रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशन, राज्य. और इसका क्रेडिट जाता है आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन को. आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ कंसिडर्ड एज अ बेंचमार्क इन द यूरोपियन हिस्ट्री. फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरे यूरोप की हिस्ट्री में एक बेंचमार्क माना जाता है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है. क्यों माना जाता है? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ही वो दौर है, वो समय है जहाँ पे नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया, जहाँ पे नेशन का टर्म आया. पहली बार लोगों ने समझा था कि नेशन होता क्या है. फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले कहीं पे भी देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ नेशन. नेशन का कंसेप्ट कहीं था ही नहीं. देयर वाज ओनली वन टर्म, किंगडम, उसके नीचे डचीज, उसके नीचे कैंटोन्स. लाइक हम अगर इंडिया के बारे में बात करें, हमने कहानियाँ सुनी है, सबसे ऊपर साम्राज्य होता है, उसके अंदर छोटे छोटे राज्य होते हैं, राज्य के अंदर छोटा छोटा सूबा होता है. वैसे ही यूरोप जो था पूरा बड़े बड़े किंगडम्स में बटा हुआ था. वो किंगडम छोटे छोटे डचीज में बटे हुए थे और डचीज छोटे छोटे कैंटोन्स में बटा हुआ था. बट देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ नेशन. जो नेशन का कंसेप्ट है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में है. पहले हम ये समझे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेशन का कंसेप्ट क्या है, कैसे लाया. ये हमको बहुत ज़रूरी है जानना कि नेशन क्या है, व्हाट इज़ अ नेशन. अगर आप खुद सोचोगे कि नेशन क्या है तो बहुत सारे डेफिनेशन सामने आएगा. जैसे मैं आपसे सिंपली पूछा कि भैया नेशन क्या है, व्हाट इज़ नेशन, तो आप बोलिएगा नेशन एक जोग्राफिकल एरिया है जिसका इंटरनेशनल बाउंड्री है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट होता है, एक करेंसी होता है, एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है, एक एथनिक बिलीव्स है. ऐसे बहुत सारा डेफिनेशन आएगा. बट ये आपने में कंप्लीट नहीं है. टिल क्लास 8 9 आपका डेफिनेशन सही था कि a nation is a geographical landmass with an international boundary governed by a single administrative system having or possessing uniform, simple, single ethnic beliefs, culture and tradition. हिंदी बात करें, एक राज्य, एक भूखंड है जिसका अपना इंटरनेशनल बाउंड्री है, जहाँ पे लोग एक गवर्नमेंट से गवर्न होते हैं, उनका अपना कस्टम है, अपना ट्रेडिशन होता है, अपना एक लैंग्वेज होता है, सबका अपना एक एथनिक बिलीफ होता है, सब आपस में जुड़े होते हैं. एक नेशन का डेफिनेशन आता है बहुत सिंपल,
अगर हम इसको और इन डेप्थ पढ़े तो हम जानेंगे कि ये डेफिनेशन में कुछ मिसिंग है, जो हमारे बहुत फेमस फिलोसफर हैं, बहुत फेमस फिलोसफर जिनका नाम है अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन के बारे में आप अपने बुक में पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट पेज पे उनके बारे में दे रखा है। अर्नेस्ट रेनन ने एक डेफिनेशन को थोड़ा और डीप किया। उन्होंने कहा ठीक है, जो नेशन का डेफिनेशन जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो सही है, जो मैंने जस्ट डिस्कस किया, बट उस डेफिनेशन को सार्थक लाने में, उस डेफिनेशन को ट्रू करने में उस देश के पास्ट लोगों ने बहुत सारा सेक्रीफाइस, बहुत सारा ब्लड शेड किया, तब जाके वो नेशन बना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नेशन का जो कंसेप्ट हमने पहले डिफाइन किया था कि एक ज्योग्राफिकल लैंड मास है, इसका इंटरनेशनल बाउंड्री है, एक गवर्नमेंट है, गवर्नेंस सिस्टम है, यूनिफॉर्म आपका करेंसी है, यूनिफॉर्म आपका लैंग्वेज है, वन सिंगल लैंग्वेज है, आपका यूनिफॉर्म कल्चर, ट्रेडिशन, एथनिक बिलीफ सब कुछ है। ये सब ठीक है, बट इन सबको पाने के लिए लोगों ने सेक्रीफाइस किया, लोगों ने बहुत सारा ब्लड शेड किया, तब जाके एक नेशन का कंसेप्ट बना। ये अर्नेस्ट रेनन ने कहा, बिल्कुल सही कहा। अगर हम बात करें इंडिया की, अभी हम लोग बोलते हैं ना मेरा भारत महान, खूब एंजॉय करते हैं जब भी इंडिया मैच जीतता है, तिरंगा लहराते हैं। वो तिरंगा का बनना, ये कंसेप्ट का सामने आना, इसके लिए हमारे पूर्वज, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ब्लड शेड किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, तब जाके एक नेशन का कंसेप्ट बना हमारे लिए। ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, वहाँ के जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम विश्व के इतिहास में स्ट्रगल किया, ब्लड शेड किया, तब जा कर के एक नेशन का कंसेप्ट सामने आया। उससे पहले नेशन का कंसेप्ट था ही नहीं, बस किंगडम्स में था। अभी इस पूरे चैप्टर को हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे तो और जानेंगे। आई गेस अब आप लोग क्लियर होगा कि नेशन क्या है। मैं दोबारा एक समराइज कर दे रहा हूँ। नेशन is a geographical landmass with an international boundary governed by a uniform centralized administrative system having common ethnic, religious and cultural belief system and one language। ये आपका बनता है एक definition of a nation, but this definition of a nation has been achieved by bloodshed and sacrifice of the people of that particular country। ये अर्नेस्ट रेनन ने कहा। दैट मीन्स एक नेशन का आपका डेफिनेशन प्लस अर्नेस्ट रेनन ने जो कहा, उन दोनों कंबाइन कीजिएगा, देन यू विल गेट द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ नेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। आप हमने नेशनलिज्म क्या है समझ में आया, नेशन क्या है, कैसे बनता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि द रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल है। हमने क्लास 9 में बहुत सिंपल चीज़ पढ़ा था, मैं उसको एक समराइज कर दे रहा हूँ। व्हाट वी हैव स्टडीड इन क्लास 9। क्लास 9 में हमने देखा था पहले, इट वॉज लुईस 16। आफ्टर लुईस 16 National Assembly, right? After National Assembly, we had the Jacobins. याद कीजिए, you have read about Maximilian Robespierre, the Reign of Terror. And after Jacobins, there were houses, 2 houses and 5 directors, and after this we had नेपोलियन। अगर हम सिंपली बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में यही हुआ था। लुईस 16 को हटाया था नेशनल असेंबली ने, बाद में नेशनल असेंबली को रिप्लेस किया था जैकोबिन्स ने, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। एंड आफ्टर जैकोबिन्स देयर वर फॉर्मेशन ऑफ 2 हाउसेस विद 5 डायरेक्टर्स। इनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं था, नेपोलियन ने मिलिट्री कूप किया एंड नेपोलियन बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस। ये एक पॉलिटिकल पूरा एक रोड मैप है अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। बट क्या यही फ्रेंच रेवोल्यूशन है? नहीं है। आपसे मैं पूछूं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, आपका सिंपल आंसर आएगा
सर विद द फॉल ऑफ बेस्टाइल प्रिजन, बेस्टाइल प्रिजन जब गिर गया था उसके बाद से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया 1798 में। आई विल से नो, फ्रेंच रेवोल्यूशन कभी वहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का आप समाधान चाहते हो सोसाइटी में। कहीं ना कहीं हम लोग को इस चैप्टर से आज के चीज़ों को भी समझना होगा। थोड़ा हम चैप्टर से हट के कुछ चीज़ समझते हैं। सोसाइटी में कभी भी कोई चीज़ का बदलाव करना हो, सोसाइटी में कभी भी कोई चीज़ को चेंज करना हो, तो कोई एक बंदा नहीं कर सकता सिंगल हैंडेडली। नो वन मैन कैन चेंज द सोसाइटी अलोन। ये बॉलीवुड मूवीज़ नहीं है, ये ओरिजिनलिटी है। रियल लाइफ में कोई एक बंदा पूरी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकता। वो तभी चेंज कर पाएगा जब वो अपनी सोच को एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करेगा। अपनी सोच को रेवोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेगा, इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने कुछ राइटर्स के बारे में पढ़ा होगा, लाइक जॉन जैक रूसो, मोंटेस्क, वोल्टायर, जॉन लॉक, जब उन्होंने कुछ बुक्स लिखा था, द ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये बुक्स बेस्टाइल प्रिजन के टूटने से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, अराउंड 40-45 ईयर्स पहले लिख दी गई थी। इस बुक्स में इन फिलोसफर्स ने एक नया गवर्नेंस सिस्टम के बारे में बात किया था। दे वर द पीपल हु टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अ नेशन। कैसे एक राज्य बनना चाहिए, कैसे मोनार्किज्म को हटाना चाहिए। ठीक है, आई एम गिविंग यू वन मोर टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर हम बात करें किसी भी रेवोल्यूशन की, आई एम टेकिंग ए टर्म रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतना बड़ा टर्म कहाँ से आएगा आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट। मतलब कहने का यहाँ पे सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी रेवोल्यूशन होता है उस पर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टर्म्स होते हैं जिस पर वो रेवोल्यूशन होता है। अगर हम बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपन ऑन थ्री टर्म्स, सॉरी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड